नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSC CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 13 मार्च 2023 को SSC CHSL के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में सभी क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा, जिससे आगे आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी क्वेश्चंस में है, कोई भी डाउट है, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली भेज सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चंस बताना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डेली का PDF फाइल अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न आया था दोस्तों कि तैरती हुई झील कौन सी है। तो लोकतक झील जो कि विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो कि तैरती हुई झील है। बात करते हैं तो लोकतक झील, ठीक है, लोकतक या फिर लोकटक किसको कह सकते हैं। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर के बोरिंग जिले के पास स्थित है। लोकटक झील जो कि कुमदिसी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कुमदी वनस्पति मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के तैरते हुए समूह हैं। ठीक है, बात करते हैं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ भी मणिपुर के लोकटक झील पर ही स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों विश्व का एकलौता तैरता हुआ डाकघर जो कि डल झील पर स्थित है, यह श्रीनगर में स्थित है। इसे एक जो कि हाउस बोट पर बनाया गया है और यह डल झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका उद्घाटन जो कि 2011 में सचिन पायलट के साथ उमर अब्दुल्ला ने किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ जो कि नियमित डाक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के लिए उपयोग की जाने वाली झील जो कि अद्वितीय झील होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो कि कैरिबा झील है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 जो कि मोटे तौर पे CAG यानी कैग नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए कैग को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कैग की भूमिका भी देख लेते हैं दोस्तों। यह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को लागू करता है। वह राष्ट्रपति को उस रूप के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे। ठीक है, वह बात करते हैं यहाँ पे कि वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो बदले में उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख सकता है। वह एक राज्य के खातों से संबंधित अपनी जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो कि बदले में उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2014 में आया था, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ। 2014 में किस क्रिकेटर खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों भारत रत्न की। तो भारत रत्न भारत का गहना या फिर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, ठीक है, स्थिति या फिर लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम कोटि की
असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सी वी रमन को यह पुरस्कार सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम ने बनवाया था। बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569 या फिर 70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगम, जो कि बेगा बेगम जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने अधिकृत किया गया था। उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों 2022 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था, या फिर 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था, ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा कि रणजी ट्रॉफी पूछा था या फिर विजय हजारे ट्रॉफी पूछा था। चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। 2022 का रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता था। मध्य प्रदेश ये जो कि पहली बार चैंपियन बना है रणजी ट्रॉफी का। और दोस्तों बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है, और सौराष्ट्र ने दूसरी बार जो कि विजय हजारे ट्रॉफी पे कब्जा किया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में मुंबई को हराकर इतिहास रचा और पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना। रणजी ट्रॉफी भारत में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाता है। टूर्नामेंट का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटरों में से एक रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है। बात करते हैं 2019 तक मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी का खिताब मौजूद है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण जो कि 1934-35 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का नवीनतम संस्करण यानी 2019-20 जीता है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह सौराष्ट्र का पहला खिताब है। वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। बात करते हैं तो राजेंद्र गोयल ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले रिकॉर्ड खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु ने 2 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब भी जीता है, लेकिन इस बार का पूछा गया होगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि शहनाई में कितने छेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। जी दोस्तों, यह एक बेंत का उपकरण है जिसमें एक नली में 7 छेद होते हैं जिन्हें उंगलियों से बंद करके राग बजाया जाता है। यह एक मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर उत्तर भारत के सभी शुभ अवसरों पर खेला जाता है, और जैसे कि विवाह, मंदिर उत्सव आदि में। माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आई है। ऐसे अन्य विद्वान हैं जो मानते हैं कि यह यंत्र जो कि भारत से चीन जाता था। यह अब संगीत समारोह में एक लोकप्रिय उपकरण है। राग संगीत बजाने के लिए ध्वनि बहुत मधुर और अनुकूल है। इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है दोस्तों। वही बात करते हैं तो इस सदी के शुरुआती अर्ध शतकों में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस उपकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। पंडित अनंत लाल और पंडित दया शंकर भी शहनाई वादक हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वसोरद मिसाइल को किसने लॉन्च किया है, यानी VSHORAD मिसाइल को किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन ने इसको लॉन्च किया है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बात करते हैं इसमें कुल 72 देशों के 5000 से अधिक एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 51 गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाली। वहीं मेजबान इंग्लैंड ने 42 गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज किया था। बात करते हैं दोस्तों 2022 के कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के पदक विजेता एथलीट कौन कौन से हैं, उन सभी का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि संकेत महादेव सिल्वर मेडल जीते थे वेटलिफ्टिंग में जो कि 55 केजी में जीते हैं। गुरु राजा जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वेटलिफ्टिंग में 61 केजी में। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीते हैं वेटलिफ्टिंग में 49 केजी में, जो कि बिंदिया रानी देवी जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं वेटलिफ्टिंग में 55 केजी में। वहीं बात करते हैं जेरमी
जेरेमी लाल सॉरी दोस्तों जेरेमी लालरी नुंगा गोल्ड मेडल जीती है वेट लिफ्टिंग में 67 kg में। अचिंता सेउली जो कि गोल्ड मेडल जीती हैं वेट लिफ्टिंग में 73 kg में। सुशीला देवी जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं जूडो में 58 kg में। वही बात करते हैं विजय कुमार यादव जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जूडो में 60 kg के अंदर। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों कि हरजिंदर कौर जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में 71 kg में। वुमेन टीम गोल्ड मेडल जीती है लॉन बॉल्स में। ठीक है, पुरुष टीम गोल्ड मेडल जीती है टेबल टेनिस में। विकास ठाकुर जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में 96 kg में। मिक्स बैडमिंटन टीम जो कि सिल्वर मेडल जीती है। तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है जो कि 78+ किग्रा में उन्होंने जीता है। वही बात करते हैं दोस्तों सौरभ घोषाल जो कि घोषाल ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवप्रीत सिंह ने 109 किग्रा वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तेजस्विनी शंकर जो कि कांस्य पदक ऊंची कूद में जीते हैं। गुरदीप सिंह कांस्य पदक जो कि वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों तो मुरली श्री शंकर रजत पदक जीते हैं लंबी कूद में। सुधीर जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। बजरंग पुनिया जो कि पुरुषों की 65 किग्रा कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते हैं। अंशु मलिक महिलाओं की 57 किग्रा कुश्ती में सिल्वर मेडल जीती हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे साक्षी मलिक महिलाओं की क्रिस्टाइल जो कि 62 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीती हैं। दीपक पुनिया ने पुरुषों की क्रिस्टाइल 86 kg कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। मोहित जो कि ग्रेवाल जो कि ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीते हैं। दिव्या काकरान जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं कुश्ती में। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। कलिंग को किस राज्य का पुराना नाम से जाना जाता है? कलिंग किस राज्य का पुराना नाम था ये पूछा गया था, तो ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कलिंग की, तो कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के जो कि 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नरसंहार से राजा द्रवित हो गया और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक जो कि आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था। वही बात करते हैं दूसरे शब्दों में जो कि भेरी घोष का स्थान धम्म घोष ने लिया था। ठीक है, अशोक का जो कि 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। वही बात करते हैं दोस्तों अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। वे सबसे पहले मौर्य शासक थे, पहले जो कि तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे। उनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां भी शामिल थी। वही बात करते हैं दोस्तों बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को प्राप्त किया था और सबसे कम आयु के 30 को अभय किया था। ठीक है, वही बात करते हैं अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से स्वयं का राज्याभिषेक किया था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने जो कि चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। पहली बार चरम दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप यानी राज नियंत्रण के अधीन था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बोधि वृक्ष के पौधों के साथ सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी की संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। वही बात करते हैं दोस्तों उन्होंने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में बोध गया जाकर धम्म यात्रा का उद्घाटन किया। धम्म महामंत्रियों को भी नियुक्त किया था। वही एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020 का किसने जीता है? सौराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 एक राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बात कही गई है। एक प्रश्न आया था किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया था? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। बात करते हैं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मोबाइल ऐप जो कि जलदूत को लॉन्च कर दिया था, जिसे ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित कुआओं के जल स्तर को माप सकेंगे। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी?
1940 में हुई थी। इनका जो कि कार्यकाल 1236 से 1240 तक था। ठीक है, 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल था, ये याद रखिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा एक प्रश्न आया था कि कौन सा जल डमरू मध्य जो कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो कि यह जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वही बात करते हैं डोवर जल डमरू मध्य जो कि यह अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि यह अंटार्कटिका और अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना के समय कितने लोग थे, तो 72 जो कि प्रतिनिधियों के बीच में ही उसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या फिर मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक था कि कंप्यूटर में बैलेंस शीट तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों, टैली जो है आपका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। यह वर्ष के महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाए जाते हैं। महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, तकनीकी महिलाओं और नवाचार का जश्न मनाने के लिए, खेलों में महिलाओं के लिए समानता की सराहना करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधित फैसलों पर महिलाओं को शिक्षित कर दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 3 रंग है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतीक माना जाता है। बैगनी जो कि न्याय और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। हरा रंग जो कि आशा का प्रतीक है। वहीं सफ़ेद रंग जो कि शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। 1908 में यूके में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ यानी WSPU से रंगों की उत्पत्ति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का अभियान जो कि विषय जो कि चूज टू चैलेंज है। ठीक है, एक चुनौतीपूर्ण दुनिया एक सतर्क दुनिया है, ऐसा बोला गया 2021 का। बात करते हैं दोस्तों, तो अपने हाथ को ऊपर उठाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अभियान में भाग लेने के लिए सोशल मीडिया थीम है। ठीक है, वहीं बात करते हैं पहला राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं तो जो कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो उगादी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो उगादी या फिर युगादी जिसे जो कि संवत रादी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के राज्यों के लिए नए साल का दिन मनाया होता है। यह इस क्षेत्र के इन क्षेत्रों में चैत्र के हिंदू जो कि चंद्र कैलेंडर माह के पहले दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बीसू त्यौहार के बारे में भी बता देते हैं आपको। जैसे कि बीसू त्यौहार जो कि भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक में जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में, तुलुनाडु के क्षेत्र में, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के माहे जिले में, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों और उनके प्रवासी समुदायों में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है।
यह त्यौहार जो कि मेदम के पहले दिन का प्रतीक है, जो कि केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। वही बात करते हैं दोस्तों जो कि बेस्टू वर्ष का, तो गुजराती नव वर्ष या फिर बेस्टू वर्ष दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है। इसे वर्षा प्रतिपदा या फिर पड़वा भी कहा जाता है। यह दिन पूरे गुजरात राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जो कि यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी सूची होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस आपके अलग हो सकते थे, तो ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस यंत्र से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक हैं और बांसुरी से संबंधित है। बात करते हैं तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पंडित हरिप्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। सन 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक हैं, जिनके नाम है दोस्तों एन लीला, जो कि पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और भी कुंजामणि, ये सभी लोग क्या है, बांसुरी वादक हैं। वही बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, हुसैन अहमद खान जो कि शहनाई वादक हैं, अमजद अली खान जो कि सरोज वादक हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। दांडी मात जो कि दांडी मार्च कहाँ से, यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, ये प्रश्न आया था, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये हुआ था, ठीक है। बात करते हैं नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोधी कार्रवाई थी। 24 दिवसीय मार्च जो कि दांडी मार्च 386 किलोमीटर ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध अभियान था। गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक मार्च निकाला गया था। गांधी जी के अहिंसा या फिर सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया था। वही बात करते हैं 1920 के दशक की शुरुआत में असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च जो कि आसानी से शुरू हुआ था। बात करते हैं तो आसानी से ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण संगठित आंदोलन था। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत में सविनय अवज्ञा यानी सत्याग्रह की अवधि के अंत को चिन्हित किया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्व के नेताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए यह वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वही बात करते हैं यहाँ पे 1882 के नमक अधिनियम ने अंग्रेज़ों को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया। हालांकि भारत के जो कि तटों पर नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था, भारतीयों को इसे उपनिवेशवादियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब गांधी जी ने फैसला किया कि अगर कोई ऐसा उत्पाद है जिससे सविनय अवज्ञा का उद्घाटन किया जा सकता है तो वह नमक था, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो इस साल 2020 में यानी 2020 में नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतीकात्मक 386 किलोमीटर दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई थी, यानी ये 2020 में 91वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था 2020 में, उसको याद रखिएगा। ट्रेजरी बिल क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट क्या पूछा था, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ट्रेजरी बिल जो कि केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले शॉर्ट टर्म यानी फाइनेंशियल जो कि इंस्ट्रूमेंट हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह से जोखिम मुक्त बनाया जाता है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए जो कि टी बिल केंद्र के लिए देय और पूर्व निर्धारित तिथि पर पुनर्भुगतान करना आवश्यक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इससे क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन पूछा गया था 2020 का था या कब का पूछा था। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया था, किसके लिए समझौता किया था, ये कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। क्या समकक्ष
CNES के लिए जो कि एक एजेंसी है, फ्रांसीसी एजेंसी, उनके साथ समझौता पूछा था। तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा जो कि इसरो ने फ्रांस से इसका समझौता किया था। बात करते हैं इसके बारे में, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और उसके फ्रांसीसी समकक्ष यानी CNES ने देश में एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता को सील कर दिया। ठीक है, दोनों राष्ट्र निम्न पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह जो कि विश्व स्तर पर जहाज़ों की आवाजाही की जो कि पहचान करेंगे, उन्हें ट्रैक करेंगे और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में घूम रहे, जहां फ्रांस के जो कि रियूनियन द्वीप है। दोनों एजेंसियों ने 2 जलवायु और महासागर मौसम निगरानी उपग्रहों यानी मेघा टॉपिक 2011 के और सरल अल्टिका जो कि 2013 को एक नया मॉडल माना है। ठीक है, वहीं बात करते हैं इसरो के बारे में, तो इसरो या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1969 में स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए की गई थी। यह आज दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो देश के विभिन्न हिस्सों में रिमोट सेंसिंग यानी IRS और संचार जिसको इनसैट उपग्रह में से एक को केंद्र कार्यालय और अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र की ज़रूरतों को पूरा करता है। वहीं बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ हैं। CNES के बारे में जानते हैं, तो ये CNES कहाँ का है, तो CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी है जो कि 1961 में स्थापित एक सरकारी संगठन है। कार्यक्रम केंद्रित एजेंसी और तकनीकी विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। CNES अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के भीतर विशेष रूप से यूरोप के अंदर फ्रांस की अंतरिक्ष नीति को आकार देने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके अध्यक्ष जो कि जीन-यves ले गैल हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी पता नहीं चल पाया क्या कौन कौन से राष्ट्रपति थे। 4 राष्ट्रपतियों के नाम दिए थे, उनमें पूछा गया था कि इनमें से किनका जन्म जो कि भारत में हुआ है। मेरे हिसाब से जो कि विदेश के ही होंगे दोस्तों, बाकी आप कमेंट करके एक बार बताइएगा क्या था इसके जवाब में। एक प्रश्न मिलान करने के लिए आया था दोस्तों, उसमें बोला गया था कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो पेनल्टी स्ट्रोक 2 ही खेलों में होता है, फील्ड हॉकी और फुटबॉल में। बाकी ईगल शब्द बच्चे ने बोला कि ईगल शब्द जो कि किससे मिलाना था, तो दोस्तों ईगल शब्द जो है ये गोल्फ से इसको मिलाना है। बाकी दोस्तों इसका दूसरा नहीं मिला है, केवल गोल्फ में ही मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके एक बार इसको भी कंफर्म करिएगा। बाकी दोस्तों ज़्यादा 2023 का अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आयोजन भारत में हुआ था। बात करते हैं, टीम इंडिया ने अंडर-19 वीमेंस T20 विश्व कप 2023 के जो कि खिताब पर कब्जा कर लिया। उसने इंग्लैंड को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में यह खिताब जीता है। ठीक है, और एक और प्रश्न आया था दोस्तों कि 2024 का महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा, मतलब इसका मेज़बान कौन करेगा, मेज़बानी कौन करेगा, तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो संविधान, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 61 जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया देता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, ये बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद और कुछ प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति का कार्यकाल की शर्तें, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव शामिल है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छऊ नृत्य भारत के किस दिशा का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूर्वी भारत का लोक नृत्य है। बात करते हैं दोस्तों, तो छऊ जो कि नृत्य में वे नृत्य है जो कि समूहों या फिर जनजातियों के बीच एक अनुष्ठान के रूप में उत्पन्न हुई है, जिनके अपनी अद्वितीय विशेषता, ये नृत्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो छऊ या फिर छऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलनों में शामिल करता है। नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है। यही कारण है कि प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो यह महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। एक सदी से भी अधिक पुराने इस नृत्य रूप को शाही परिवारों, अमीर जमींदारों और क्षेत्र के ब्रिटिश गवर्नरों के संरक्षकों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन दिया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में आधिकारिक तौर पे भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। नृत्य शैली और उनके राज्य जो कि मैंने यहाँ पे कुछ बता दिए हैं, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का, मणिपुर का जो कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य जो कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम में मनाया जाता है। तो पूर्वी भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा उस प्रश्न का। एक प्रश्न आया था कि पीतल और कांस्य को मिलाकर कौन सा तत्व बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। बात करते हैं एक मिश्र धातु, दो धातुओं का एक सजातीय मिश्रण या फिर धातु और अधातु का मिश्रण होता है। इसके घटकों के गुण जो कि हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि पीतल कापर और जिंक का मिश्रण धातु है, कांस्य कापर और टिन का एक मिश्र धातु है, पीतल और कांस्य दोनों में तांबा उभयनिष्ठ होता है। पीतल की बात करते हैं दोस्तों, तो पीतल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातुओं में से एक है। यह स्थायित्व जो कि संक्षारण, प्रतिरोध और उच्च विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। पीतल में सोने जैसी आकृति होती है। वही बात करते हैं दोस्तों कांस्य की, तो कांस्य कठोर और भंगुर होता है। कांस्य धातु से धातु घर्षण को कम प्रदर्शित करता है। इस गुण के कारण इसे बॉल बेयरिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। समुद्री जल से जंग के लिए उचित प्रतिरोधी भी है, इसको माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें एलन जो कि एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जो कि जीलिंगर को साल 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, किस साल में हुई थी, ये पूछा गया था। 11 जून 1665 में हुई थी। बात करते हैं किनके बीच में हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी। बात करते हैं दोस्तों पुरंदर की संधि पर 11 जून 1665 को राजपूत शासक जय सिंह प्रथम जो मुगल साम्राज्य के सेनापति थे और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही बात करते हैं जब छत्रपति शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध से केवल साम्राज्य को नुकसान होगा और उनके आदमियों को भारी नुकसान होगा, उन्होंने मुगलों के अधीन अपने आदमियों को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का विकल्प चुन लिया था और उसी का नाम था पुरंदर संधि। बात करते हैं पुरंदर संधि 1665 की। तो शिवाजी को जब भी और जहां भी आवश्यकता हुई मुगलों की मदद करनी पड़ी। शिवाजी ने 1 लाख जो कि
होड़ों की आय के क्षेत्र के साथ 12 किलो को रखा। यदि शिवाजी जो कि बीजापुर के नियंत्रण में कोंकण क्षेत्र पर दावा करना चाहते थे तो उन्हें मुगलों को 40 लाख रुपए का भुगतान करना होगा, ऐसी शर्त रखी गई थी। वही बात करते हैं उसे पुरंदर, रुद्रमल, कोंडाना, करनाल, लोहागढ़, ईसागढ़, तुंग, तिकोना, लोहिदा किला, नरदुर्ग, माहुली, भंडार दुर्ग, पलास खोल, रूपगढ़, बख्तगढ़, मोरब खान, मानिकगढ़, रायगढ़, स्वरूपगढ़, शकरगढ़, मकरगढ़, मरकगढ़, ठीक है, मरकगढ़, अंकोला, सोंडल और किला मंडल में अपने किले छोड़ने पड़े थे। इतना शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी अपने पुत्र जो कि संभाजी को भी भेजने के लिए तैयार हो गए थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के अधीन 5000 मजबूत बल की कमान सौंपी गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों, जीडीपी किस पर निर्धारित होती है, कैसे, ये ऑप्शंस था। तो बात करते हैं, भारत में जीडीपी की गणना हर तिमाही में होती है। भारत में उद्योग, कृषि तथा सेवा 3 आम हिस्से हैं जिनके आधार पर जीडीपी को निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही कुल निर्यात में कुल आयात को घटाया जाता है। जो कि आंकड़े आते हैं उन्हें खर्च में जोड़ दिए जाते हैं, जो अंत में बचता है वही भारत की जीडीपी कहलाती है। ठीक है, क्या पूछा था कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। नीति आयोग से संबंधित प्रश्न था, क्या पूछा था इसका भी कमेंट करके बता दीजिएगा। 9 नवंबर की आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन किस राज्य में हुआ, या फिर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। बात करते हैं तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसमें भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया था। तो बताइएगा कमेंट करके कि अध्यक्ष पूछा था या फिर सह अध्यक्ष पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द बैच पुस्तक के लेखक कौन है। मेगन मार्केल आपका राइट आंसर होगा। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास किस खेल से संबंधित है, कमेंट करके एक बार बताइएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। एक प्रश्न आया था कि भूकंपीय तरंग कौन सी होती है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना था। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं तो भूकंपीय तरंगे जो कि पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति जो कि फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोट से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है, ऐसे भी इसका भी ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि 1651 में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी पे स्थापित की गई थी। हुगली नदी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो पहला अंग्रेजी कारखाना जो कि 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया था। 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया था। बात करते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत के साथ व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1608 में सूरत में समुद्री मार्ग से पहुंची थी। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। इस युद्ध ने बंगाल में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत किया, जिसका बाद में अगले 100 वर्षों में भारत में बहुत विस्तार हुआ था। फोर्ट विलियम 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में जॉन जो कि गोल्ड्सबोरो द्वारा बनाया गया था। मुंबई में 1680 में सीयूडी का किला अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, या फिर हाँ ऐसे करके प्रश्न था। तो बात करते हैं पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबुल तथा कुरेम है।
और वहीं बात करते हैं पूर्व से 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, छिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज शामिल हैं। इनमें से कौन सी नदी आप के ऑप्शंस में दी थी, आप कमेंट करके दिए बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न और भी आया था नदियों से कि इनमें से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है या फिर है, एक है और एक नहीं है में ऑप्शंस था, तो आप कमेंट करके बताइएगा। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हिमावती, काबिनी और भवानी है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। बाकी कावेरी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कमेंट करके एक बार ऑप्शंस बताइएगा। जतिन गोस्वामी किस लोक नृत्य से संबंधित है, सत्रिया लोक नृत्य इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम का नृत्य है। जतिन गोस्वामी असम के एक प्रसिद्ध वयोवृद्ध शास्त्रीय नर्तक हैं। वर्ष 1933 में जतिन गोस्वामी का जन्म असम के ऊपरी भाग दरगांव में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो जतिन गोस्वामी ने अपने पिता की मदद से घर पर सत्रिया नृत्य सीखना प्रारंभ किया था। बाद में उन्होंने वैष्णव सत्रों पर नृत्य और संगीत में विशेषज्ञ गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। सत्रिया नृत्य शैली को आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए उन्होंने एक नृत्य समूह की भी स्थापना की थी। बात करते हैं वर्ष 1962 में कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा और रोसेश्वर सैकिया बोरबायन ने एक नृत्य समूह, जिसे प्रगति कला परिषद के नाम से जाना जाता है, बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया था। जतिन गोस्वामी को कई प्रशंसा और उपाधियां प्राप्त हैं, जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 के लिए मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो शंकरी संगीत विद्यापीठ ने वर्ष 1999 में जतिन गोस्वामी को नृत्य आचार्य सम्मान से सम्मानित किया था। वर्ष 1994 में उन्हें शिल्पी दिवस पुरस्कार मिला और वर्ष 1995-96 में उन्हें असम नाट्य समिति मोबाइल थिएटर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास और शास्त्रीय नृत्य और संगीत में उनके योगदान के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 2018 में प्रसिद्ध कथक नर्तकी गुरु उमा शर्मा को खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो इस पुरस्कार में एक पट्टिका और 2 लाख रुपए शामिल। 2022 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो पोलैंड की महिला जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्विटेक, ठीक है, ईगा स्विटेक ने शनिवार को यूएस ओपन 2022 के वुमेन सिंगल्स के फाइनल में कमाल कर दिया। इस जो कि पोलिश प्लेयर ने खिताबी मुकाबला जीतकर अपने देश का इतिहास बनाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईगा जो कि स्विटेक, ठीक है, ईगा स्विटेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अल नीनो की गर्म हवाएं कहाँ पर चलती हैं, इसका ऑप्शंस क्या था दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। बाकी इससे रिलेटेड मैं सभी चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि अल नीनो का तात्पर्य है मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के असामान्य गर्मी से, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। प्रशांत महासागर का गर्म जल विभिन्न क्षेत्रों में हवाओं को उलटने का कारण बनता है, जैसे कि भारत की ओर आने वाली व्यापारिक हवाएं, ठीक है। हवा की दिशा के इस बदलाव से गर्म सर्दियों और गर्मियों में बारिश और मानसून के दौरान बारिश में कमी आती है। वही बात करते हैं दोस्तों, अधिकांश समय यह सूखे की ओर भी जाता है। अल नीनो के प्रभाव, जैसे कि अल नीनो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। यह पूर्वी प्रशांत तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफान का पक्षधर होता है। पेरू, चिली और इक्वाडोर में दर्ज असामान्य वर्षा जलवायु स्वरूप से जुड़ी हुई है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो संपूर्ण भारत में अल नीनो आमतौर पर सूखे का कहर और बारिश का ला नीना रहा है, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो एल जो कि एक अल नीनो के विपरीत भी है, जिसे ला नीना कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्पेनिश में द लिटिल गर्ल, ठीक है। यह उस समय को संदर्भित करता है जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत का जल सामान्य से अधिक ठंडा होता है और व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक मजबूती से चलती हैं।
वहीं बात करते हैं तो सामूहिक रूप से अल नीनो और ला लीना समुद्र वायुमंडल प्रणाली में एक दोलन के भाग हैं, जिन्हें अल नीनो, दक्षिण दोलन या फिर एनसो या फिर चक्र कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके एक बार बताइएगा, प्रशांत महासागर दिया होगा तो फिर आपका राइट आंसर होगा। बाकी और भी मैंने देशों का नाम बताया था, क्या उसमें से शामिल था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन कमेंट करके एक बार बताइएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मैलिक अम्ल जो कि डाई कार्बो जो कि बॉक्सिलिक अम्ल है, जो सेब, जंगली सेब, खुबानी, अंगूर, चेरी जैसे फलों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से कई फलों में मौजूद होता है और फलों के खट्टेपन में योगदान देता है। इसका उपयोग मिठाई पे और जो कि बेकरी उत्पादों में जो कि स्वाद कारक के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आया था कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। बात करते हैं दोस्तों तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि आरटीई ने 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और इसे अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया था। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार प्रदान किया। उसी संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्षों के बीच के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों तो शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए 86वां संशोधन प्रदान किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल भाग जो कि यहाँ पे 4 में डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 21वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लीजिए। जो कि 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के पीछे का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड जो कि 4A के बाद एक नया खंड यानी 4B सम्मिलित करना था। नया खंड प्रदान करता है कि अनुच्छेद 16 के अनुसार एक वर्ष में भरे जाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक वर्ष की अधूरी रिक्तियों को सफल वर्ष में रिक्तियों को भरने के लिए अलग से माना जाएगा और पिछली सूची को भरने के लिए संबंधित वर्ष का 50% कोटा नहीं माना जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन जो कि अधिनियम 1992 में एक नया जो कि भाग 9 शामिल किया गया, जिसमें 16 अनुच्छेद और संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल है। 73वां संविधान संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के प्रदर्शन के लिए पंचायत राज्य प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना करता है। वहीं बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसने मंत्री परिषद के आकार, सार्वजनिक कार्यालयों के रख रखाव से रक्षा करने वालों को सीमित किया और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत किया था। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। एक प्रश्न आया था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। तो इसको मैंने बताया अभी जस्ट कुछ देर पहले कि भाग 9 में है। ठीक है, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग जो कि भाग 9 जोड़ा गया था। संविधान के भाग 6 में राज्य शामिल हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो भारतीय खेलों के लिए गौरव का पहला पल सिडनी 2000 में आया, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। वे ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। इससे पहले जो कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। बात करते हैं दोस्तों तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 31 जनवरी से
जो कि 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक इसको आयोजित किया गया था। तथा तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 18 जनवरी से 30 जनवरी सन 2000 तक गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। वहीं बात करते हैं चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि अभी पूछा है दोस्तों जिसके बारे में, तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 4 जून से 13 जून 2021 तक हरियाणा के इंद्रधनुष स्टेडियम में शुरू हुआ था। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि अभी हाल ही में हुआ मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं दोस्तों 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नहीं हुआ था कोरोना के कारण। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से। लवलीना बोरगोहेन जो कि अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण प्रतियोगिता से किया था। साल 2017 में इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर अपनी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था, तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। वहीं बात करते हैं, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि असम का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्रिया लोक नृत्य। इसमें बोला गया था दोस्तों कि 500 साल पुराना असम का सबसे 500 पुराना जो कि नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया नृत्य ही होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं सदी में, अभी वर्तमान में कौन सी सदी चल रही है, तो 21वीं सदी चल रही है। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, लगभग 5-6 साल का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 500 पुराना जो कि 500 साल पुराना लोक नृत्य है। इसके बारे में बताते हैं तो सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो कि क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई थी और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लेकर लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा जो कि माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सत्रिया को संगीत जो कि नाटक अकादमी द्वारा वर्ष सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।